हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सारा फिजिकल और केमिकल चेंजेस, पूरा कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, अब उसका एनालिसिस करने के लिए आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करवाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 1 और कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 2 के। आपके जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि नॉर्मल एनएसए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनका पैटर्न जो है वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में एनएसओ के। ठीक है, और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एनएसओ का पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो लॉजिकल रीजनिंग से आता है, जिसके 10 क्वेश्चन होते हैं। साइंस जो है वो 35 मार्क्स का आएगा, 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है आपका अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन जो होता है उसके 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करवाने के लिए आज हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिसाइड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको आने भी चाहिए सॉल्व करने, और आपको इजीली आ जाएंगे क्योंकि आपने पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है अच्छे से। पूरा चैप्टर अगर आपका तैयार है तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पर भी आप अटकोगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इनके आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज नोन एज। अब देखो बच्चों, आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने उस दिन बताया था, जब मैंने एसिड बेस पढ़ाया था तब भी बताया था, और जब मैंने फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ाया तब भी मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो अगर हीट इवॉल्व हो रही है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे हम, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि जिसके अंदर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है उस रिएक्शन का पर्टिकुलरली नाम क्या दे दिया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, बी। ठीक है, सेकंड, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, दिस चेंज इज नोन एज। ठीक है, अब देखो, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। अब इस चेंज को आप किस चेंज में कैटेगराइज करोगे? क्या इसके अंदर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। क्या इसके अंदर कोई फिजिकल स्टेट, कलर, टेक्सचर कुछ भी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ना तो ये फिजिकल चेंज होगा और ना ही ये केमिकल चेंज होगा। अब बचा क्या, इरिवर्सिबल चेंज एंड पीरियोडिक चेंज। अब इरिवर्सिबल चेंज जो है, इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिसे दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सके, जिसे दोबारा से कन्वर्ट नहीं किया जा सके। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंज भी नहीं हुआ क्योंकि ये बोल रहा है सनराइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। ये तो डेली का प्रोसीजर है। ठीक है, तो डेली आफ्टर अ रिपीटेड पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम कोई भी चीज़ अगर दोबारा से हो रही है तो उस चेंज को नाम दे देते हैं हम पीरियोडिक चेंज। आई बात समझ में? शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि चेंजेस बेसिस पे होते हैं किसी ना किसी की। जैसे मान लीजिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंजेस के बेसिस पे अगर हमने कैटेगराइज किया है तो हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज ले लिए। बट अगर आप रिवोल्यूशन, रोटेशन और दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनके बेसिस पे अगर देखोगे तो पीरियोडिक चेंज होता है, नॉन पीरियोडिक चेंज होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में, तो ये तो डेली है, डेली प्रोसीजर है। तो आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम डेज एंड नाइट्स ऑल्सो अकर, तो दिस काइंड ऑफ चेंज इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक चेंज। तो बी ऑप्शन आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन फूड ईटन बाय अस इज डाइजेस्टेड इट अंडरगोज दिस चेंज। मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, डाइजेशन में फिजिकल केमिकल दोनों होते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, फूड ईटन बाय अस इज डाइजेस्टेड। वो ये नहीं बोला है कि हमने च्यू किया है। अगर वो च्यू करने को बोलता इसका मतलब वो फिजिकल चेंज होता, क्योंकि आपने सिर्फ उसको क्या किया है, टुकड़ों में डिवाइड किया है। अब जो पीसेस हैं वो हमारी बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद वो डाइजेस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो हाई मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को आप डाइजेशन बोलते हो।
ठीक है। तो डाइजेशन जो प्रोसेस है वो किस तरह का चेंज होगा बच्चों, क्या उसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो रही है? ऑब्वियस सी बातें हो रही है। ठीक है, हमने जो खाना खाया उसमें सब कुछ था, रफेज था, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, बॉडी में जाने के बाद वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। था वो एक ही चीज़ में लेकिन क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए, तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो गई। आई बात समझ में? तो डाइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, तो अब एक तो ये हमें इससे आइडिया लगा कि ये किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज ही तो है, तो साथ ही साथ अब क्वेश्चन में देखो बेटा, ऑप्शन में कहीं पर भी केमिकल चेंज लिखा ही नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि अब क्या लगाएं। ठीक है, तो उस दिन मैंने पढ़ाया था क्या, फिजिकल जो होता है चेंज वो होता है कैसा, टेम्पररी और रिवर्सिबल, और जो केमिकल चेंज होता है वो कैसा होता है, परमानेंट और इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इस तरह के केमिकल चेंज को हम इरिवर्सिबल चेंज और परमानेंट चेंज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज डैश चेंज वाइल बर्निंग ऑफ कैंडल इज डैश चेंज। अब देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर अपन बात करें मेल्टिंग ऑफ वैक्स की, तो क्या मैं जो वैक्स हमने मेल्ट की है उसे दोबारा से ऑब्टेन कर सकती हूँ? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्टेन कर सकती हूँ, क्योंकि एक तरह का फिजिकल चेंज है। इसके अंदर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्टर हुई हैं, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज आया है। ठीक है ना? तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स किस तरह का चेंज हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, टेम्पररी हो जाएगा। हम सारे ऑप्शन लिख के देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कहीं कंफ्यूजन हो ही ना। और बर्निंग ऑफ कैंडल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। इरिवर्सिबल का मतलब कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा, परमानेंट चेंज होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, सही है क्या, गलत। सेकेंड ऑप्शन है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो यहाँ पर हम फिट करके देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ रिवर्सिबल चेंज वाइल बर्निंग ऑफ कैंडल इज इरिवर्सिबल चेंज, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज अ फिजिकल चेंज वेयर सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड एस्केप्स। अब देखो बेटा, कल मैंने आपको समझाया था थोड़ा बहुत, जब मैंने क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन पढ़ाया था, उसमें भी आपको इतनी इजीली समझ में आ गया होगा कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस का मतलब होता है सिर्फ जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अपर लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं पर ही इफेक्ट होगा, कंप्लीटली होल मॉलिक्यूल्स पर इफेक्ट नहीं होगा। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको कभी भी इवेपोरेशन पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऊपर के क्वेश्चंस को मैं रब कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास में मिल्क लिया, हॉट मिल्क है, ठीक है, मिल्क लिया, ठीक है। अब गर्म गर्म दूध तो आप पी नहीं सकते, क्या करोगे, ठंडा करोगे। ठंडा करने के लिए क्या करोगे, आप इसको फैन की प्रेजेंस में रख दोगे। यहाँ पर हमने फैन ऑन कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इवेपोरेट होना स्टार्ट करेंगे। इवेपोरेट होना स्टार्ट करेंगे तो जो अपर सरफेस है वो कैसी नज़र आएगी हमें, कूल। आई बात समझ में? ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घर में। नॉर्मल आप एक ग्लास लें, ठीक है, उसमें हॉट मिल्क पोर करें, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो अपर सरफेस है वो क्या हो गई, ठंडी हो गई, बाकी नीचे पूरा ग्लास गर्म है। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन प्रोसीजर है, विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम इवेपोरेशन बोल देते हैं। तो विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, वेपर फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट। और ये कूलिंग इफेक्ट जो है बच्चों, ये किसकी वजह से आया, इवेपोरेशन। आई बात समझ में? ठीक है,
तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। अगर आप बोलते हैं कि वी आर बॉइलिंग हॉट वाटर और वी आर बॉइलिंग कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर, तो वो क्या है, एक कंप्लीट फिनोमिना है। उसमें सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे और सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करने की वजह से उनका पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो रीच करेगा। बाकी इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे, जैसे अभी रिवर्स है वाटर है ना, नॉर्मल आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी बचपन में, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो रिवर्स है उनके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं सन की रेस से, और क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, क्लाउड्स में चले जाते हैं। आई बात समझ में। तो सेम यही प्रोसीजर इवेपोरेशन में होता है। मतलब आप अगर नॉर्मल घर में भी देखें और अगर बाहर भी देखें तो इवेपोरेशन हर जगह प्रेजेंट है। तो इवेपोरेशन जो है वो क्या है, किस तरह का फिनोमिना है, एक सरफेस फिनोमिना। ठीक है, तो डैश इज अ फिजिकल चेंज वेयर सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एस्केप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, इवेपोरेशन। आई बात समझ में। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एन एग, ये तो केमिकल चेंज हुआ, और मेकिंग अ कप ऑफ टी, ये भी केमिकल चेंज हुआ, और लास्ट ऑप्शन नन दिया ही है, तो इसका मतलब इवेपोरेशन आंसर करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस इज अ, बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शंस। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये। और किस तरह की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर क्या हो रही है, सन की जो एनर्जी है, सन की हीट रेज है, वो क्या हो गई है, ट्रैप हो गई है। उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस, तो वही चीज़ है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एक बार अगर सन की एनर्जी उसने रेज गेन कर ली है तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको फूड में। अब क्या दोबारा से फूड को हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, वो फूड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद वो फ्रूट्स वगैरह जो भी वेजिटेबल बनाने में काम में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस जो इरिवर्सिबल होंगे उनको क्या बोल देंगे हम, केमिकल चेंज। तो इसमें हमने मॉलिकुलर कंपोजिशन चेंज भी कर दी है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग रस्टिंग द लेयर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज। अगर रस्टिंग होती है तो जो लेयर डिपॉजिट होती है सरफेस ऑफ आयरन पे, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। बिना ऑप्शन देखे आपको पहले खुद याद करना है कि रस्ट का फॉर्मूला मैंने कल क्या बताया था। कल मैंने रस्ट का फॉर्मूला बताया था, या तो हम उसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे या हम उसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलेंगे। और केमिकल फॉर्मूला की अगर अपन बात करें तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, और यहाँ पर लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको ये भी समझाया था, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसकी वजह से क्या नाम दे दिया गया था, हाइड्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही है एकदम। FeO हो नहीं सकता, Fe2O3 भी गलत है। Fe2O3 गलत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। जहाँ पर हाइड्रेटेड प्रेजेंट होगा वहीं पर ही आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो Fe2O3.XH2O also known as hydrated ferric oxide और hydrated iron oxide is the correct option। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, इस पर स्टार लगाएं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है NSO में, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग एंड चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब तुम्हें करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है कि यहाँ पर इसने लिखा हुआ है रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये कैसा चेंज होना चाहिए, फिजिकल चेंज होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल चेंज होना चाहिए, इसका मतलब रिवर्सिबल। अब आप इन चारों ऑप्शन में से देख ले कौन कौन से रिवर्सिबल है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स रिवर्सिबल है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इरिवर्सिबल है, कर्ड से दोबारा आप मिल्क बना सकते हो क्या, नहीं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर रिवर्सिबल है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर रिवर्सिबल है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ बी ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। देखो कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, करोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग बोलते हैं। और रस्टिंग क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन कलर्ड फ्लेकी सब्सटेंस। आई बात समझ में। अब देखो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आपको 4 मेथड कल समझाए थे। कौन कौन से समझाए थे, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बहाने। ठीक है, पहला मेथड मैंने बताया था वार्निशिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग। दूसरा मेथड मैंने बताया था एलोइंग। तीसरा बताया था क्या, गैल्वेनाइजेशन। और लास्ट बताया था टिन प्लेटिंग।
ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक की लेयर को कोट अगर अपन करते हैं तो उस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोला जाता है। तो कल मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जिंक की लेयर को अगर अपन कोट करते हैं आयरन आर्टिकल्स पे, क्यों करते हैं, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, तो वो उसको करोजन से बचाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन का, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। चलते हैं बच्चों अब एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर। हमने अभी एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस करी जिसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनका इतना ज़्यादा लेवल नहीं है, वो आप देखते ही क्लिक कर जाएगा आपको कि वो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसके अंदर हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि इन अ प्रेशर केरोसिन स्टोव देखा है आपने बच्चों, ठीक है, जो गांव वगैरह में लैम्प्स होते हैं उनको प्रेशर केरोसिन स्टोव बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है उसमें वो जो यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल उसकी केरोसिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम फ्यूल यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर्स में एलपीजी यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गांव वगैरह होते हैं उन लोगों को इतनी समझ होती नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, केरोसिन एज अ स्टोव यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी चीज़, कौन सा लाइन गलत है और कौन सी लाइन सही है। तो इन अ प्रेशर kerosene stove, we pump kerosene and convert it into vapors. The vapors are then ignited. Which of the following is true about above statement? अब इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट इज अ केमिकल चेंज एंड सेकंड इज अ फिजिकल चेंज। अब कोई केमिकल चेंज तो हुआ नहीं है बच्चों, जो केरोसिन है, वी पम्प केरोसिन एंड कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स, ठीक है। तो इसमें कोई केमिकल चेंज हुआ नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट इज अ फिजिकल चेंज, सेकंड इज अ केमिकल चेंज। अब देखो, वी पम्प केरोसिन एंड कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स, जो केरोसिन है उसको हमने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये किस तरह का चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन इन वेपर्स को अगर आप बर्न करके कंबस्ट कर रहे हो तो ये किस तरह का चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। क्या सेकंड लाइन सही है, फर्स्ट इज अ फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज अ केमिकल चेंज, इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम टाइप के आंसर्स जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स आप सिर्फ एक या दो अगर आपको मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब पूरा वो करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो फटाफट आप सिर्फ एक या दो मैच करके देख लें, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स ऑन हीटिंग, अब क्या होता है जब हम मेटल्स को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उनका एक्सपेंशन हो जाता है, हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने की वजह से वो थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं। बट जैसे ही हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ए है वो किस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज है, तो ए का हम मार्क कर लेते हैं, क्या नीचे लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ए का है फोर्थ है ए का, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। स्टोन कैप्ट इन सनलाइट, अ स्टोन कैप्ट इन सनलाइट, ठीक है। अब ये ना तो फिजिकल चेंज हुआ ना केमिकल चेंज हुआ। अगर आपने एक पत्थर को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया है तो ना तो फिजिकल चेंज हो रहा है ना केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बी का यहाँ पर लिख लेते हैं 1। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, मैंने आपको बताया था बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होती है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मैंने आपको कल पढ़ाया भी था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि साइमल्टेनियसली फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस कैरी आउट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो सी ऑप्शन का 3rd। लास्ट, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ऑब्वियस सी बात है किस तरह का चेंज होगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, केमिकल चेंज। तो 4, 1, 3rd और 2nd, 4, 1, 3rd और 2nd, फर्स्ट ही ऑप्शन में हमें मिल गए सारे ऑप्शन, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, अब इन चारों में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो हम सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करेंगे पहले और उनको एनालाइज करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, सेकेंड डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ टेम्पररी चेंज, अ रिवर्सिबल चेंज इज ऑलवेज केमिकल। अब सबसे फर्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन क्या केमिकल चेंज है, नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, तो ये गलत। सेकेंड, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
थर्ड, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ टेम्पररी चेंज। अगर आप पेपर को बर्न कर दोगे वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये टेम्पररी चेंज हुआ या परमानेंट चेंज हुआ? परमानेंट चेंज हुआ, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। लास्ट, रिवर्सिबल चेंज इज ऑलवेज केमिकल। रिवर्सिबल चेंज जो होता है वो केमिकल चेंज होता है, गलत। इरिवर्सिबल चेंज होता है वो, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक इक्वेशन का क्वेश्चन, केमिकल चेंज का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, इस पे लगाएं आप स्टार। एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों? विनेगर होता है, CH3COOH। क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब जो रिएक्शन होगी इसमें क्या बनेगा? ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड की रिएक्शन हुई है, तो फर्स्ट जो है हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी इस रिएक्शन में। ठीक है, सेकंड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और वाटर, और क्या बनेगा? CH3COONA बनेगा, नहीं बनेगा? इसको क्या बोलते हैं अपन? सोडियम एसीटेट, ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बोल रहा है कि अगर अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास किया, अगर अपन ने यहाँ पर हम अलग से लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ इसकी रिएक्शन। हम पूरी रिएक्शन एक बार अच्छे से समझेंगे क्योंकि एग्जाम में आती है इस टाइप की रिएक्शन। स्लाइम वाटर टर्न मिल्की जो मैंने आपको कराया था, सेम वही रिएक्शन है ये। अब इसको कैसे सोल्व करना है दोबारा से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, CH3COOH प्लस NaHCO3। अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। अब हमारा जो फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्ट बना वो क्या था बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आपने किससे रिएक्ट कराया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर CO2 और यहाँ पर ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो प्रोडक्ट बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और यही वाली रिएक्शन क्या थी, किसकी थी? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैंने केमिकल चेंज आपको पढ़ाया था। आप केमिकल चेंज वाला जो लेक्चर है एक बार रिवर्स करके देखें, उसमें मैंने आपको अच्छे से टेस्ट ट्यूब की फॉर्म में लाइम वाटर टर्न मिल्की करते हुए भी शो किया था। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो क्या हो गया? ये हो गया, और सेकंड वाला क्या हो गया? ये हो गया। तो आप मैच कर लें किस ऑप्शन में। CaCO3 CO2 गलत, H2O CaCO3 गलत, CO2 CaCO3 बिल्कुल करेक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, रस्टिंग causes a lot of harm to bridges, ships, vehicles and iron articles. Which method is not suitable? क्या पूछा है? Not suitable for prevention from rusting. अब रस्टिंग से बचाने के लिए हम एलोइंग कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, वार्निश कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? मतलब किससे रस्टिंग हमें प्रिवेंट नहीं कर पाएगी? तो कोटिंग आयरन आर्टिकल विथ पेंट्स एंड ग्रीस, रॉन्ग। नॉट सुटेबल लिखा है यहाँ पे, आप ये ध्यान दीजिएगा। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, रॉन्ग। गैल्वनाइजेशन तो करते हैं हम उसको प्रिवेंट करने के लिए, एलोइंग भी करते हैं हम, ठीक है, एलोइंग ऑफ आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। लास्ट, कोटिंग आयरन आर्टिकल विथ अ लेयर ऑफ सॉल्ट, क्या हम अगर सॉल्ट की लेयर उस पर कोट कर दें तो वो रस्टिंग से प्रिवेंट होगा? नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस करी एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल नेशनल साइंस ओलंपियाड में इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, होप सो आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू।